brought to you by Saluja Gold. भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार। सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। ये नेपाल है, एक ऐसा देश जिसने हाल में ही राजनीतिक बदलाव की एक नई कहानी लिखी, जहां युवा शक्ति यानी जेन जी ने पुरानी राजनीति को उखाड़ फेंका और एक नए चेहरे बालेन शाह को सत्ता तक पहुंचाया। लेकिन सत्ता में आने के कुछ ही दिनों बाद नेपाल का युवा एक बार फिर से सड़कों पर है, तख्तियां लिए सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहा है, स्कूली छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सुरक्षा कर्मियों से भिड़ रहे हैं। ये प्रदर्शन आखिर हो क्यों रहे? इनके पीछे कौन है? क्या युवाओं का मौजूदा आंदोलन नेपाल की पॉलिटिक्स को फिर से हिला सकता है? इन सभी एंगल पर बात करेंगे। शुरुआत करते हैं 27 मार्च 2026 से। इस रोज बालेन शाह ने नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। बालेन एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट नेता थे जो भ्रष्टाचार के खिलाफ पारदर्शिता के लिए और युवाओं की आवाज बनकर उभरे। उनकी जीत खुद एक आंदोलन का परिणाम थी जिसे जेनजी प्रोटेस्ट कहा गया। लोगों को लगा था कि अब सिस्टम बदलेगा, लेकिन अब उम्मीदें सवालों में बदल रही हैं। नई सरकार बने अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है और उससे पहले बालेन सरकार के खिलाफ सड़क से सिंह दरबार तक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसकी 3 बड़ी वजह हैं। पहली, स्टूडेंट यूनियन पर रोक, यानी सरकार का छात्र संगठनों पर रोक लगाने का फैसला। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक छात्र नेताओं ने सरकार पर संवाद करने की जगह दमनकारी रवैया अपनाने के आरोप लगाए हैं, जिससे युवाओं में असंतोष बढ़ रहा है। देश भर में हजारों छात्र विरोध प्रदर्शनों में शामिल हुए हैं, जिनमें से कई प्रदर्शनों की अगुवाई स्कूल और कॉलेजेस के ग्रुप्स ने की है। दूसरी वजह, भारत से आने वाले सामान पर टैक्स। ये पॉइंट हाल के विरोध प्रदर्शनों का सबसे संवेदनशील और व्यवहारिक कारणों में से एक है, क्योंकि इससे नेपाल और भारत के रोटी बेटी वाले रिश्ते पर असर पड़ रहा है। इसे ठीक से समझने के लिए व्यवस्था जाननी पड़ेगी। दरअसल भारत और नेपाल के बीच ओपन बॉर्डर है। इसका मतलब दोनों देशों के लोग बिना वीज़ा के आ जा सकते हैं इन दोनों देशों में। सीमावर्ती इलाकों में रोज़मर्रा का व्यापार भी बहुत आम है। लोग अक्सर सस्ती चीज़ें खरीदने भारत आते हैं, जैसे राशन, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयाँ जैसे सामान। नेपाल के नागरिक ऐसे सामानों को खरीद कर अपने घर ले आते थे बिना टैक्स के। अब नेपाल की बालेन सरकार ने इस व्यवस्था में बड़ा चेंज कर दिया है, जिसके मुताबिक अगर कोई व्यक्ति भारत से 100 रुपए से ज़्यादा का सामान लेता है तो उस पर भंसार यानी कस्टम ड्यूटी देनी होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल सरकार ने इसके पीछे तर्क दिया है कि नेपाल के दुकानदारों की शिकायत थी कि भारत से सस्ता सामान आने की वजह से उनका व्यापार घट रहा है। नेपाल की अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक भारत पर निर्भर है। ऐसे में अचानक टैक्स बढ़ाना लोगों को झटका दे रहा है। आज तक से जुड़े अमितेश त्रिपाठी ने ठूटीवारी बॉर्डर पर मौजूद कुछ भारतीय दुकानदारों से बात की है, जिनका ये कहना है कि अगर नेपाल सरकार अपना फैसला नहीं बदलती है तो इसका असर उनके रोजगार पर पड़ेगा। अभी देखिए, ये मार्केट हमेशा की तरह गुलजार रहता था, अब इसमें कोई कस्टमर नहीं है। भारत का जो रोटी बेटी का संबंध है उस पर भी प्रभाव जा रहा है। वहाँ मान लीजिए, वहाँ पे जो लोग हमारे नाते रिश्तेदार हैं, इधर भी नाते रिश्तेदार हैं, उनको सामान ले जाने में उधर दिक्कत है, उनको सामान लाने में इधर भी दिक्कतें हैं। तो ये सब दिक्कतें हैं, इस पे नेपाल सरकार को सोचना चाहिए। अगर ऐसा ही रहा तो हम लोग ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। किराया भाड़ा भी नहीं निकल पाएगा, खाने पीने की चीज़ें भी निकल पाएंगे। ऐसे ही बॉर्डर रहा तो बहुत जीना मुश्किल हो जाएगा। यानी ये विवाद केवल व्यापार तक सीमित नहीं है। नेपाल बॉर्डर से सटे बिहार के जिलों में हजारों शादियां और पारिवारिक रिश्ते सरहद के आर पार हैं, यानी दोनों तरफ मौजूद हैं। रोजमर्रा की ज़रूरतें एक दूसरे के बाजारों से पूरी होती थी और अब टैक्स और भारतीय वाहनों पर बढ़ती सख्ती से दोनों देशों के बीच की सामाजिक डोर भी कमजोर पड़ रही है। नेपाल के नागरिक भी अपने सरकार के नए फरमान से नाखुश दिखाई दे रहे हैं। जो इस समय हमारी बालेन सरकार जो आई है, हम लोग जनता लोग बहुत तपस्या करके उनको वोट भी दिए हैं। और उसके बाद में जो हम लोग बॉर्डर पर हैं आम नागरिक लोग, जैसे कि हम लोग ठूठीबारी जाते हैं, 1 किलो चावल ही लेकर आएंगे तब भी 100 रुपये से ज़्यादा हो जा रहा है भंसार। अब यहाँ पे 100 रुपये के ज़्यादा का सामान के यहाँ पे कस्टम वाले लोग कस्टम कर रहे हैं, भंसार कर रहे हैं। इससे बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। और हमारे सामने की ही घटना है, 2-3 दिन पहले एक स्कूल वाला लड़का था, वो 2 दर्जन कॉपी किताब लेकर जा रहा था वो अपने पढ़ाई के लिए, उसका भी भंसार काटे सब। शादी का कार्ड था,
फिर उसके बाद में एक गद्दा था, एक रजाई था, उसका भी भंसार वो लोग काट दिए। इससे ऐसे ही रहेगा तो हमारे जो यहाँ के आम जनता है बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं इससे। और हमारा सरकार से मतलब यही गुजारिश है, ये सिस्टम को जल्द से जल्द बंद करे। ऐसे ही रहेगा तो बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता है नेपाल में फिर से। अब बात तीसरी वजह की, जिसकी वजह से नेपाल की नई सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इनको पहचानते हैं? सुदन गुरुङ हैं ये, नेपाल के नए गृह मंत्री। गुरुङ पर आय से ज़्यादा संपत्ति और शेयर बाजार में बिचौलियों के साथ मिलकर संदिग्ध कारोबार करने का आरोप है। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक गुरुङ ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद दीपक भट्ट के साथ आर्थिक लेन देन किया और कई कंपनियों में 50 लाख रुपए से ज़्यादा के शेयर खरीदे। इन आरोपों के बाद से ही नेपाल के गृह मंत्री सुदन गुरुङ के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। अब आप इस बात से तो वाकिफ होंगे कि बालेन सरकार ने सत्ता में आते ही तेज और बड़े फैसले लिए, जैसे भ्रष्टाचार की जांच के लिए बड़ा पैनल, पुराने नेताओं की संपत्ति की जांच। राजनीति के जानकार ये कहते हैं कि तेजी से लिए गए फैसले अक्सर अस्थिरता लाते हैं, जैसा इस वक्त हम नेपाल में घटता देख पा रहे हैं। बालेन, जिनकी छवि सिस्टम बदलने वाले नेता की है, उनके सामने अब सिस्टम संभालने का चैलेंज मुंह बाए खड़ा है। वो इसे कैसे डील करते हैं, नेपाल में क्या स्टेप उठाए जाते हैं इन प्रदर्शनों को काबू में करने के लिए, पल पल की जानकारी हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया।